गुड मॉर्निंग टेक्नोक्रेट्स। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया गया और फिर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो भी हैं ट्रांसफार्मर या जो भी स्टडी हम लोग कर रहे हैं उसको क्लियर किया जा रहा, ऑनलाइन ही क्लियर किया जा रहा। शिवम अस्थाना, ये आपको किसी ने गलत बताया है। जो भी आपने रटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर 50% एफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी हम लोग 95 से लेके 99% तक डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उतना मिलेगा। 50% एफिशिएंसी पे कोई भी ट्रांसफ़र अगर ऑपरेट होगा, आपको खुद कॉमन सेंस देखो, अपने आप लगाओ। अभी आने वाला एफिशिएंसी लॉसेस ये सब तो मिलने वाला है, तो आपको पता खुद ही चल जाएगा कि किसी की रेटिंग अगर 100 MVA है, 10 MVA है, 5 MVA है, या सपोज़ करो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो और उसका आप कह रहे हो कि रेटिंग 250 kVA है, तो यार 50% एफिशिएंसी दार्शनिक केवल उसकी एफिशिएंसी 150 kVA होगा, 125 kVA होगा। ऐसा नहीं होगा कि आउटपुट आप 125 मिलेगा। सब फुल लोड के ऊपर लेके जाते हैं, ओवर लोड पे चलता है गांव वाला ट्रांसफार्मर। सोनी गौतम गुड मॉर्निंग, आशुतोष कुमार गुड मॉर्निंग, संगीता देवी गुड मॉर्निंग। तो देखो मैं शुरुआत करता हूँ। मनजीत सीबू, इक्विवेलेंट पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू बराबर होती है उसके परसेंटेज इम्पीडेंस बोले। वेरी गुड, हाँ सही है कि फुल लोड पे मैक्सिमम जो रेगुलेशन होता है वो परसेंटेज इम्पीडेंस के बराबर होता है। कल इसको हमने प्रूव किया था। आशुतोष पाठक मैथ्स आपको पढ़ाएंगे, हरिकेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा वेरी वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं मैथ के, तो आज से उनका भी क्लास चालू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सुधीर पाल। धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा, मैक्सिमम अभी लॉस आने वाला है, लिखा है टॉपिक देखिए, आप खुद टॉपिक देखिए। लॉसेस टेस्टिंग एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन, ये आपको स्टडी करना है, तो इसी टॉपिक पे हम चलेंगे। वैसे वोल्टेज रेगुलेशन कल हो चुका है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फिर से मेरी कहानी थोड़ी सी सुनिएगा पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी सुनिए। तो रिसेंटली हम लोग आ चुके हैं, आपके परफॉर्मेंस चेक किया जा रहा हो। सबसे पहला परफॉर्मेंस रेगुलेशन का था। आपको मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी इंसान हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ है मशीनों की, जो परफॉर्मेंस है, प्रॉपर्टीज़ है, दिस वन इज़ बेसिकली सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग, इंसानों से एकदम सिमिलर होता है। तो देखो, जैसे जैसे आप भी अपना लोड बढ़ाते हो अपने ऊपर, वैसे वैसे आपको झुकना पड़ता है। सेम एज जो मशीनें हैं उनके ऊपर जैसे जैसे आप लोड डालोगे उनको झुकना पड़ेगा। दैट्स मीन ड्रॉप बढ़ेगा, रेगुलेशन बढ़ेगा। तो अगर रेगुलेशन नहीं बढ़ेगा तो पीडी नहीं बढ़ेगा, और पीडी नहीं बढ़ेगा तो करंट नहीं बढ़ेगा, और करंट नहीं बढ़ेगा तो उसका आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो इंसान भी यही होता है, जैसे जैसे इंसान के ऊपर लोड आता है, बोझ आना शुरू होता है, फैमिली बोझ, अपना पर्सनल बोझ, वैसे वैसे देखिए वो भी झुक जाता है। और झुकने से ही इंसान महान बनता है। कहा जाता है ये बहुत ही अच्छी वर्किंग प्रिंसिपल का आदमी है, बिहेवियर का आदमी है, सेम एज ट्रांसफॉर्मर में। लेकिन एक उसकी लिमिट्स होती है कि आप इससे ज़्यादा झुकना नहीं है। तो उसको डिफाइन पहले से किया जाता है कि इस इंसान को इससे ज़्यादा नहीं झुकना है, इस ट्रांसफॉर्मर को इससे ज़्यादा झुकना है, लेकिन झुकना पड़ेगा। प्रैक्टिकली नेवर पॉसिबल कि बिना अचीव कर लें। तो कंप्रोमाइजिंग फैक्टर्स होते हैं, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को चेक कर रहे थे कि कितना झुकना पड़ेगा ट्रांसफार्मर को। अगर उससे हम फुल लोड, दैट्स मीन उसकी टोटल आउटपुट यूटिलाइज करें तो कितना झुकना पड़ेगा, वो उसके नेम प्लेट में हम लोग लिख देते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड नेम प्लेट में डिफाइंड होता है, जिसको बोला जाता है परसेंटेज इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये पहला आपके पास ट्रांसफार्मर का करैक्टरिस्टिक्स या परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। कल हम लोगों का टॉपिक वही था जिसका नाम था वोल्टेज रेगुलेशन, कि लोड आने पे कैसे कैसे वो झुकेगा, क्योंकि बिना झुके आउटपुट बढ़ना नहीं है ना। प्रैक्टिकली आइडियली हम कहते हैं झुकना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली झुकना पड़ेगा। और कितना झुकेगा, 3% 2% डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं और पावर ट्रांसफार्मर
8%, 10%, 12% तक डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है। अनीता कुमारी बी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा, वेट करिए। ठीक है। हाँ, शिवम अस्थाना ने रिक्वेस्ट किया है कि सर न्यूमेरिकल भी करा दीजिए, तो नेक्स्ट चलिए ऑन द रिक्वेस्ट आप लोगों से एक न्यूमेरिकल भी करा देते हैं। ठीक है, एक नहीं दो, एक न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे आपका पूरा रेगुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। रेगुलेशन मतलब झुकना कितना पड़ेगा आउटपुट लेने के लिए। तो कोई भी मशीन हो, कोई भी इंसान हो, उससे अगर आप जितना ज़्यादा काम लोगे उतना उसको झुकना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपका जैसे प्राइम मूवर है उसको भी झुकना पड़ता है, जो स्पीड रेगुलेशन लिखा रहता है। मोटर्स हों उसका भी स्पीड रेगुलेशन होता है, दैट्स मीन झुकता है मोटर का, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड डाउन हो जाती है। डाउन होने से पीडी बढ़ता है, दैट्स मीन मोटर में भी, और उससे आपका आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है। अल्टरनेटर पे भी जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ भी झुकना पड़ेगा। सब कुछ झुकते हैं प्रैक्टिकली, इंसानों को भी झुकना पड़ेगा। जो झुका नहीं उसको बोला जाता है मुर्दा है। ठीक है, आप कहानी गांव में सुनते होंगे कि इंसान हो तो झुकना पड़ेगा और अकड़े तो मुर्दे होते हैं। ठीक है, तो झुकना पड़ेगा। तो एकदम एनालॉगी बनाइएगा, इंसान से एनालॉगी बनाइएगा। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी परफॉर्मेंस है एकदम इंसानों से हैं, क्योंकि ये मशीनें यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए और यूज़ करने वाला इंसान है तो उसके फ्रेंडली होना चाहिए। तो जैसा परफॉर्मेंस एक ह्यूमन बीइंग का होगा वही परफॉर्मेंस एक मशीनों का होता है। ठीक है, किसी मशीन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा डिज़ाइन हो जाता है तो ऐसे किसी इंसान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। क्लियर है ना? तो ये हमेशा रखिएगा। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाह रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन पे। ओके, यहाँ पे पूछा गया संतोष कुमार V2 E2 पीछे कैसे होता है। V2 E2 से पीछे इसलिए हो गया क्योंकि जो भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया गया है उसमें L है और R है, और L है तो लैग होगा, तो देयरफॉर वो पीछे रहेगा। ठीक है, सोशल वर्कर नाम लिखो यार। अभी आप लोग ना सोशल वर्कर लिखा करो ना तो कुछ और लिखा करो, अभी अपने नाम को फेमस करो उसके बाद सोशल वर्कर बनिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आइए लिख रहा हूँ मैं। ए ट्रांसफार्मर, सबसे पहला न्यूमेरिकल है वोल्टेज रेगुलेशन का। ए ट्रांसफार्मर हैज़ टू % रजिस्टेंस, तो कल भी मैंने थोड़ा सा हिंट किया था, एंड 5% रिएक्टेंस। तो कोई भी मशीन हम लोग डिज़ाइन करते हैं हमेशा लॉसलेस का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, 10 मिनट उसमें रेजिस्टिव पार्ट कम से कम होना चाहिए, लेकिन इंडक्टेंस होना चाहिए। बिना इंडक्टेंस से कपलिंग पॉसिबल नहीं है, तो इंडक्टिव पार्ट होना ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है फाइंड इट्स वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड 0.8 PF लैग। तो पहला न्यूमेरिकल है, एक ट्रांसफार्मर है, जिसका रेजिस्टेंस 2% है एंड रिएक्टेंस 5% है। ठीक है, कल इसी पे आपको फॉर्मूला आपको मिला था। तो इसका रेगुलेशन पूछा जा रहा है कि आप बताइए इस रेगुलेशन एट फुल लोड 0.8 PF लैग। तो कल देखिए आपने फॉर्मूला प्रूव किया था कि वोल्टेज रेगुलेशन एट PU सिस्टम में, पर यूनिट सिस्टम में, इज़ गिवन बाय द RPU cos phi L प्लस XPU sin phi L। ठीक है, तो cos phi L आपका दिया हुआ है, cos phi L इज़ 0.8। ठीक है, तो sin phi L अपने आप निकल के आ जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर phi L, एंड दैट्स मीन 1 माइनस 0.64, तो दिस वन इज इक्वल टू द 0.6। ओके, एंड RPU दिया हुआ है, RPU इज़ गिवन बाय द 2% एंड XPU इज़ गिवन बाय द 5%। आंसर आ गया, एक लाइन का है। मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड्स लगेंगे आपको सॉल्व करने का। एग्ज़ाम में अगर आ गया तो हो गया आपके पास। RPU मैग्नीट्यूड में लिखना है 0.02 मल्टीप्लाइड बाई द 0.8 and XPU, this one is written at the 0.05 multiplied by the 0.6, and this one is equal to the 0.046, या आप लिख सकते हो प्रतिशत में 4.6%। ओके,
तो आगे आपके सामने कि पहला न्यूमेरिकल है जब पीयू सिस्टम में हो, ठीक है। मंजीत शिबू 4.6 आएगा, आपने 4.5 लिखा है, ठीक। संजीव कुमार थैंक यू, बहुत दिन बाद आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, इसके आपको भी थैंक यू। तो कोई कन्फ्यूज़न है इसमें? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। नेक्स्ट आपको एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे लेके चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने फिर से लेके आते हैं। विमांशु पी सिंह प्रणाम आपको। ए ट्रांसफार्मर सेकंड न्यूमेरिकल है। ए ट्रांसफार्मर, जल्दी जल्दी सब नोट करिएगा। ए ट्रांसफार्मर हैज़ 4% resistance and 6% reactance. Okay, find the voltage regulation. Voltage regulation at full load. पहला 0.8 pf लैगिंग, दूसरा 3 इसमें न्यूमेरिकल बन रहे हैं, 0.8 pf लीड एंड थर्ड वन यूनिटी पीएफ। तो तीनों निकल के आ गए। आप तीनों पे आप बताइए कि कितना कितना होगा, ठीक है, कि यूनिटी पीएफ पे कितना होगा एंड 0.8 पीएफ लैग पे कितना होगा एंड 0.8 पीएफ लीड पे कितना होगा। ओके, तो नाउ सबसे पहला हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेगुलेशन एट 0.8 पीएफ लैग। एकदम सेम फॉर्मूला अभी आपने यूज़ किया था। वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय RPU cos phi L प्लस XPU sin phi L। तो RPU इज गिवन बाय द 4%। तो एक काम करते हैं, परसेंट में पहले से लेके रहते हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं करते हैं। तो RPU 4 हो गया, cos phi L 10 में 0.8 हो गया एंड XPU आपका हो गया 6 हो गया एंड sin phi L हो जाएगा अपने आप 0.6। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर हो जाएगा 3.2 प्लस 3.6 दैट्स मीन 6.8। तो देखो ध्यान से, तो ये जो ट्रांसफार्मर था जिसका रेजिस्टेंस लिखा था 4% ड्रॉप का है एंड 6% रिएक्टेंस ड्रॉप का है। तो अगर इस पर फुल लोड डालेंगे हम लोग और 0.8 पीएफ लैग का आपका नेचर ऑफ लोड है, तो इसके वोल्टेज में 6.8% का ड्रॉप हो जाएगा। सचिन मिश्रा गुड मॉर्निंग। दीपांजलि वेरी गुड, आपने फाइंड आउट कर लिया पहला। ऐसे बी निकालते हैं। बी हो गया आपका cos phi L 0.8 लीड है, ठीक है, 0.8 लीड है। तो लीड होते ही ये हो जाएगा RPU cos phi L, क्योंकि phi L इज इक्वल टू द माइनस phi L हो गया। तो cos phi L पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट साइन पे पड़ेगा, नेगेटिव हो जाएगा। XPU sin phi L हो गया। तो देखो आपके पास आंसर आ गया 3.2 माइनस 3.6 दैट्स मीन नेगेटिव ऑफ द 0.4। इसका मतलब देखो समझ में आ गया कि लीडिंग पावर फैक्टर होते ही इसका रेगुलेशन नेगेटिव आ गया। दैट्स मीन रिसीविंग इन वोल्टेज का मान अधिक हो जाएगा 0.4% दैन द सेंडिंग इन। ओके क्लियर? माइनस लिखना पड़ेगा दीपांजलि, आपने पहले सही लिखा था। एंड सी है, पूछा गया यूनिटी पीएफ है। तो यूनिटी पीएफ दैट्स मीन इज द cos phi हो गया आपका phi L 1, तो sin phi L अपने आप 0 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई द 1 तो हो गया ये 4%। तो तीनों आंसर आ गए। तो कितना इजी है,
पहले अगर आप इसका फॉर्मूला डिराइव ना करते तो आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता, लेकिन अब ये आपको प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। क्लियर है? और आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक, एनी कन्फ्यूज़न है किसी को? किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो डाउट क्लियर कर ले अपना। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, तीसरा पावर पे लिख लेते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर हैज़ किसी को डाउट है? न्यूमेरिकल इजी हो रहे हैं आपके लिए? प्रफुल्ल विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग। ए ट्रांसफॉर्मर हैज़ 2% resistance या resistive and 5% reactive drop या reactance drop. Its rating is 5 MVA. 5 MVA. It delivers the power to load having cos पावर फैक्टर हैविंग PF या cos phi, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, हैविंग PF 0.8 लैग। तो फाइंड इट्स वोल्टेज रेगुलेशन। आपको वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है जब आपका एक ट्रांसफार्मर है जिसका रजिस्टिव ड्रॉप 2% है, रिएक्टेंस ड्रॉप 5% है और इसकी रेटिंग लिखी है 5 MVA ना। तो बताइए कि रेगुलेशन कितना होगा? वीडियो आप लाइक भी करते रहिए प्लीज़, एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करवाइए सबसे, एंड लाइक भी करते रहिए। ओके, तो अब इसका भी रेगुलेशन पूछा जा रहा, तो आप देखिए, आपको मैंने पावर के टर्म में भी रेगुलेशन डिफाइन किया था कि रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ द पावर ना। तो वो फॉर्मूला था आपके पास PPU RPU प्लस QPU XPU ना। तो देखो रेगुलेशन आपके पास था, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। रेगुलेशन इज गिवन बाय द PPU इंटू RPU प्लस QPU मल्टीप्लाइड बाय द XPU। ओके, याद है सबको? कल अभी डिफाइन किया था, इसको फॉर्मूला डिराइव कराया था हमने, तो ये फॉर्मूला आप भी याद रखिएगा। तो देखो S दिया हुआ है, S दिया हुआ 5 MVA, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P? तो आपने पढ़ा होगा P इज गिवन बाय द S cos थीटा। cos थीटा दिया है 0.8, 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय द 0.8, तो ये आपका हो गया 4 मेगावाट। P is written in the megawatt। तो P बराबर S cos थीटा है, तो S इज गिवन बाय द 5 और cos थीटा का मान 0.8 है, तो ऑब्वियसली है आपका P बराबर 4 मेगावाट आएगा। सेम एस Q इज गिवन बाय द S साइन थीटा। तो जब cos थीटा 0.8 है तो साइन थीटा 0.6 हो जाएगा। 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय द 0.6 एंड दिस वन रिटर्न एज 3 मेगावाट। ओके, नाउ PPU का फॉर्मूला कल आपको डिराइव करवाया था। PPU इज गिवन बाय द P एक्चुअल अपॉन S बेस। तो P एक्चुअल आपके पास है
4 मेगावाट एंड एस बेस आपके पास है 5 एंड क्यू पी यू इज़ गिवन बाय द क्यू एक्चुअल अपॉन एस बेस एम बी ए बेस। तो क्यू एक्चुअल आपके पास है 3 एंड एस बी आपके पास है 5। तो देखो आंसर आ गया आपके पास 4/5 मल्टीप्लाइड बाय द आर पी यू लिखा है आपके पास 2%, तो परसेंट में लिखना है 2 ही लिख दिया हमने, प्लस क्यू पी यू आपके पास है 3/5 एंड एक्स पी यू आपका हो जाएगा दिस वन 5% दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द रेगुलेशन, रेगुलेशन आ गया आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट्स मीन 8/5 प्लस ये 5 कैंसिल हो जाएगा, दिस वन इज 3 एंड 8/5 दैट्स मीन इज 1.6 प्लस 3 एंड दिस वन रिटर्न एज 4.6%। वेरी गुड आंसर। दस में 4.6% का यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ओके, किसी को डाउट है? शिवम अस्थाना आपका काम हो गया। वेरी गुड, आलोक सिंह ने निकाल लिया 4.6, वेरी गुड। ओके, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछते रहिएगा। सरफराज खान गुड मॉर्निंग। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा। तो हम लोगों ने 3-4 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, तो इससे डाउट भी क्लियर हो गया कि रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, देखो पहला जो फॉर्मूला है यहाँ भी केयर करिएगा। जो फर्स्ट फार्मूला आप इसको यूज़ करोगे, जो वोल्टेज रेगुलेशन का फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था फ्रॉम द फेजर डायग्राम से, वो आपके पास फार्मूला है। दिस वन इज़ गिवन बाय द I2 R01 या R02, आप जिधर रिफर कर रहे हो cos phi L प्लस ये लैगिंग नेचर पे था X01 sin phi L अपन V2। तो यहाँ से देखो, आपको रेगुलेशन आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको ट्रांसफार्मर का टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो, एंड टोटल रिएक्टेंस मालूम हो। जब तक ये सब वैल्यू फाइंड आउट नहीं होंगे आपके पास, तब तक आप किसी भी ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। देयरफॉर हम लोगों को टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा, और जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक किसी भी मशीन का हम परफॉर्मेंस नहीं बता पाएंगे कि रेगुलेशन कितना होगा, परसेंटेज इम्पीडेंस कितना होगा, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी कितनी होगी, शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो होगा, एफिशिएंसी कितनी होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना मिलेगा। ये सब कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा जब तक आपको टेस्टिंग ना करना पड़े ना। तो अभी देखो टेस्टिंग भी करेंगे, क्योंकि रेगुलेशन हमें फार्मूला, तो सबसे पहले जो सिंपल फार्मूले हैं यही फार्मूले हैं, और यही फार्मूले ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ किए जाएंगे, यही फार्मूले आपके अल्टरनेटर में भी यूज़ किए जाएंगे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन द कैस्केडेड वे। तो हमें उसके लिए टेस्टिंग करना पड़ेगा कि पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ें आप उसको यूटिलाइज़ करते हो, तो सबसे पहला यही काम होता है, वो पता करो ना किससे बना हुआ है। लकड़ी से बना है, प्लास्टिक से बना है। सामान खरीदने जाते हो तो चेक करते हो ना, बॉडी कोई भी चीज़ है तो उसको चेक करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस से बना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है, रजिस्टर्स होंगे। रजिस्टर का एक पार्ट कंडक्टर होता है, वह रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम से कम है हम लोग कंडक्टर कहते हैं। नया नाम दे देते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है ये विरोध नहीं कर रहा। उसके अलावा इंडक्टर भी होगा उसमें, कैपेसिटर भी होगा उसमें। तो ये सब चीज़ें हमें जानना पड़ेगा कि किन किन से बना है, और जब ये पता चल जाएगा ना किन पैरामीटर से मिल के बना है, तो उसका हम यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और जब पता ही नहीं रहेगा किससे बना है, तो यूटिलाइज़ करना बहुत ही टफ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। रेगुलेशन टोटली फिनिश हो गया है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, और ये रेगुलेशन आप याद रखिएगा ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ होगा और ये अल्टरनेटर में भी यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो थोड़ा सा यहाँ फिर डिस्कस करते हैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में स्टडी कर रहे हैं, तो वाई नीड टू इवेल्युएट द लॉसेस। तो लॉसेस किसी भी मशीन का क्यों जानने की ज़रूरत है। तो आपको पता है
किसी भी मशीन का लॉसेस इसलिए पता किया जाता है क्योंकि लॉसेस आर इररिवर्सिबल पावर। दस मीन वह पावर जो इररिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं होता है। अगर रिवर्सिबल होता तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता, दैट्स मीन इज यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन ये इररिवर्सिबल पावर है। तो ये आपका जो भी रिवर्सिबल पावर होता है वो लॉस बोला जाता है। और लॉसेस ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के जो लॉसेस हैं ये ऑलवेज टेम्परेचर राइज करती हैं। दैट्स मीन ये हमेशा आपका टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है, टेम्परेचर हमेशा बढ़ाएगा। वेट करिए, जो भी लॉसेस हैं वो टेम्परेचर राइज करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर अगर राइज होगा तो आपको पता है हमने यहाँ पे इंसुलेशन यूज़ किया है, और इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। आइसोलेशन हो HB बाइंडिंग LB बाइंडिंग के बीच में, उसके साथ साथ जो बाइंडिंग है कोर के बीच में हम लोगों ने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। और इंसुलेशन दिस वन अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर राइज होगा तो आपको पता है कि इंसुलेशन का डिटेरिएशंस होगा, इंसुलेशन का डिक्रीमेंट होगा, ये बहुत तेज़ी से पुअर होना शुरू हो जाएगा। और जब ये डिटेरिएट होना शुरू होगा तो हमें पता है कि जितनी जल्दी से इंसुलेशन आपका डिटेरिएट होगा उतना ही मशीन का एज कम हो जाएगा, एज कम होता जाएगा। क्योंकि किसी भी मशीन की एज होती है वो इंसुलेशन ग्रेडिंग पे ही डिफाइन की जाती है कि ये मशीन आपका इतने उम्र का है तो इंसुलेशन पे डिपेंड। अगर आपने बहुत अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड किया तो उसकी एज बहुत अच्छी होगी, और जिसका इंसुलेशन बहुत वीक होगा और डिटेरिएट बहुत तेज़ी से होता है उसकी लाइफ कम हो जाती है। आप खुद जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं इंसान, जो बहुत ज़्यादा हर बात पे गर्म होते रहते हैं, रोज़ उनको टेंशन है, रोज़ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उनकी उम्र कम हो जाती है, अपने आप मर जाते हैं। लेकिन आदमी जो बहुत साउंड वे में और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीता है वो देखिए उसकी लाइफ लंबी होती है, वो जल्दी डिटेरिएट नहीं होता उसका इंसुलेशन, और जल्दी मरता नहीं, ठीक है। तो देखो लॉसेस क्यों पता कर रहे हैं, तो लॉसेस से हमें पता चल जाएगा कि उसकी लाइफ कितनी होगी, क्योंकि ये टेम्परेचर राइज बताएगा। और टेम्परेचर राइज जितना ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना इंसुलेशन का डिटेरिएशन ज़्यादा होगा, और जितना इंसुलेशन का डिटेरिएशन ज़्यादा होगा उतनी ही लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। तो लाइफ अच्छा करना है तो लॉसेस कम करिए, लेकिन लॉस ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जिसका लॉस ज़ीरो है तो उसकी उम्र का निर्धारण नहीं किया जाता है, एज डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिफाइंड ही नहीं होगा कि अगर वो लॉसी नहीं है तो उसकी एज डिफाइंड नहीं होती है। जैसे आप लोग कहते हो स्वामी विवेकानंद लॉसी नहीं थे, डिफाइंड ही नहीं हो पाया, कब मर जाएंगे, 30 साल में मर जाएंगे, 50 साल में मर जाएंगे, 70 साल में मर जाएंगे, कब मर जाएंगे, डिफाइंड ही नहीं हो सकता। एंड मोर लॉसी जो बहुत ज़्यादा लॉसी है उसकी लाइफ कम होगी। जितने भी मोटर्स आप घर पे यूज़ करते हो सस्ते वाले के चक्कर में तो उसकी लाइफ कम होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि ओवरलोड पे चलता है, तो लोड बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ेगा, तो उम्र कम हो जाती है उसकी, जलते रहते हैं। लेस लॉसी मोर लाइफ। तो देखो इसलिए हमें पता करना है कि उसकी लॉसेस कितनी है, तो लॉसेस कितनी है तो उससे हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि इसकी उम्र कितनी होगी। जैसे पावर ट्रांसफर की उम्र हम लोग कहते हैं 25 से 35 साल है। क्यों 25 से 35 साल कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसकी जो लॉसेस हैं 2%, 2.5%, 1.5% में डिफाइंड है, तो उम्र लंबा होगा। लेकिन यही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपने लोड ओवरलोड डाल दिया, अब उसकी एफिशिएंसी 95, 92 आना शुरू हो गया, लाइफ कम हो गया, और उसने आपने ओवरलोडिंग 150% कर दिया तो उसको जलना ही जलना है, क्योंकि आपने उसने टेम्परेचर राइज के लिए आपने डिफाइंड ही नहीं किया था कि ON ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल था, तो आपने डिफाइंड ही नहीं किया तो उसको जलना ही जलना है। तो सबसे पहला यही बताता है लॉसेस क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा। सेकंड, लॉसेस इसलिए भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी मशीन के कि उससे आपको ये पता चल जाए कि हाउ मच इज़ द वोल्टेज ड्रॉप, कितना वोल्टेज ड्रॉप एसोसिएटेड होगा,
ठीक है। और इससे हमें करंट भी पता चल जाएगा कि कितना मैक्सिमम करंट यहाँ से डिलीवर्ड हो सकता है, ये भी पता चल जाएगा। ओके। उसके साथ साथ लॉसेस हम इसलिए भी पता करते हैं कि लॉसेस पता रहेगा तो किसी भी मशीन की इफ़िशियंसी फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी मशीन इफ़िशियंट है। और अगर इफ़िशियंसी उसकी पता चल गई है तो सबसे मेन चीज़ आपको उसका एक चीज़ पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, दैट्स मीन उस मशीन पे कितना खर्च होगा। ठीक है। तो अगर इफ़िशियंसी पुअर है, बहुत केयर करिएगा, पुअर है तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और अगर कंज्यूमर एंड की बात करें तो आपको बिल ज़्यादा देना होगा। कंज्यूमर एंड की बात करें तो आपको बिल देना पड़ेगा। और अगर हमारे यहाँ बात किया जाए पावर सेक्टर में, अगर इफ़िशियंसी पुअर है तो 100% है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम का AT एंड C लॉसेस ज़्यादा होगी, एसोसिएट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस ज़्यादा होगी, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का जो लॉस होगा वो बढ़ेगा। तो बोला जाएगा कि ये कंपनी बहुत लॉसी है। जैसे UPPCL है आपका 37-38% AT&C लॉसेस चल रहा, एसोसिएट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस, तो बोला जाता है ये कंपनी बहुत ही ख़राब कंपनी है जहाँ पे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ बैठा है जो मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि वो फंडिंग कर रहा है कि आपके यहाँ लॉस ज़्यादा हो रहा है तो जो भी लॉस की रिकवरी है, सैलरी एंड जो भी इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ रहा है उसके लिए वो फंडिंग कर रहा है। तो वो डंडा किया रहता है कि आप लॉस अपना कम से कम करिए, बहुत ही प्रेशर डाले रहता है वहाँ से। क्लियर है ना। तो लॉसेस जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इफ़िशियंसी पता चल जाए। इफ़िशियंसी पता चलने से कितना रुपया उसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा ये भी पता चल जाएगा। अगर आप घर में पंखा यूज़ कर रहे हो, फ़ैन यूज़ कर रहे हो, अगर उसकी इफ़िशियंसी 95 है तो समझ जाओ आप 95 है, दैट्स मीन उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में 95 बदल दिया। 5% जो लॉस हो रहा है इसका बिल आपको देना पड़ेगा। जो आप जिस एनर्जी एंड पावर को आप बिजली विभाग को वापस नहीं कर रहे हो, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसका बिल देना ही देना पड़ेगा। तो अगर 95% इफ़िशियंसी का है तो देखिएगा उसका बिल कम आएगा, लेकिन अगर आपने 60% इफ़िशियंसी का मोटर फ़ैन यूज़ किया है तो उसकी बिलिंग ज़्यादा आएगी। तो गांव में ये होता है ना, 600 रुपये वाला फ़ैन खरीदते हैं तो उसकी डिज़ाइन इस तरह की जाती है, पैसा कैपिटल कॉस्ट कम आ जाए लेकिन परफॉर्मेंस बहुत पुअर मिलेगा। तो आप जान जाइए वहाँ रनिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो अगर वहाँ मीटर लग जाएगा तो बिल ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो लॉसेस अब तो क्लियर हो गया क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। तो लॉसेस आते हैं ट्रांसफार्मर के। ठीक है। तो लॉसेस देखो ये स्टैटिक मशीन है तो इसलिए मैकेनिकल यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं रहेगा, मैकेनिकल लॉसेस नहीं होगी। तो यहाँ पे दो ही केवल पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के, एक है कोर पार्ट्स या जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पार्ट, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिकल पार्ट है। दो ही लॉस होगा, एक मैग्नेटिक लॉस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोर लॉस या समटाइम्स आयरन लॉस बोलते हैं, एंड सेकेंड आपके पास इलेक्ट्रिकल लॉस होगा। क्लियर है ना। तो मैग्नेटिक लॉस जो होगा आप जानते हो ये दो कैटेगरी में ऑलरेडी डिवाइड रहता है। वन इज़ नोन एज हिस्टीरिसिस लॉस एंड सेकेंड इज ईडी करंट लॉस। एंड इलेक्ट्रिकल लॉस ओनली वन, एंड दिस वन इज़ अ वाइंडिंग का लॉस होगा, और दिस वन इज़ अ ओहमिक लॉस बोला जाता है, या इसी को कॉपर लॉस बोला जाता है। ओके। तो ट्रांसफॉर्मर में दो ही बॉडी है, एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है, दूसरा मैग्नेटिक बॉडी है, तो इसलिए ये दोनों लॉसेस होंगी वहाँ पे। वन इज़ मैग्नेटिक लॉस होगा, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल लॉस होगा जो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक लॉसेस। तो एक एक लॉस को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड होगा और किन फैक्टर्स पे वो डिपेंडेंट होगा। आत्मनिर्भर भारत भाई शिवम अस्थाना आपने पूछा लॉसेस ना हो तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा। ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी नहीं है लॉस होना। ओके।
जैसे ट्रांसमिशन लाइन है उसका रेजिस्टेंस 0 कर दो, इंडक्टेंस होना चाहिए, इंडक्टेंस आपका रिएक्टिव है, ओके, तो वहाँ पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लॉसेस केवल एक्टिव का नाम ले रहे हैं, रिएक्टिव का नहीं रहा, ओके। तो अब देखो इन दोनों लॉसेस को हमें फाइंड आउट करना है कि ये लॉसेस कितनी होंगी और किस पे डिपेंडेंट होती हैं। तो उन सब पैरामीटर को हमें इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि लॉसेस कम से कम। हमेशा मशीन हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा ये दिमाग में रहता है कि लॉसेस कम से कम हो, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्टैरिसीस लॉज आते हैं। हिस्टैरिसीस आपको पता है, थोड़ा सा फिर से यहाँ डिफाइन कर देना कि जो आपका ये कोर है, कोर इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड उन मैग्नेटिक मटेरियल में देयर आर टिनी मैग्नेट्स, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जिनकी पोलैरिटी NS होगी, ठीक है। नाउ दिस ये एक सिरा आपका N हो जाता है, दूसरा सिरा S हो जाता है एंड दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। ये इसी मैग्नेटिक मटेरियल में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसका ओरिएंटेशन दिखना पहले से ही दिखाई देता है, लेकिन और सब मटेरियल होते हैं उनका टिनी मैग्नेट्स का ओरिएंटेशन के लिए हम लोग उनके ऊपर कॉइल लपेटते हैं, कॉइल लपेट के H लगाते हैं, ठीक है। अब देखो इसी के ऊपर आपने कॉइल लपेटा है और जैसे ही आपने कॉइल लपेटा है, ठीक है, एक आपने रैपिंग किया है बाइंडिंग का, और जैसे ही करंट यहाँ से पास होगा तो राइट हैंड थंब रूल से आप करंट के डायरेक्शन में चारों फिंगर्स रखोगे तो जो इसका थंब है वो नॉर्थ पोल को बताएगा। दैट्स मीन जैसे ही करंट जाएगा तो H यहाँ लगेगा। H बराबर होता है NI/L। L इज़ द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल आपका जो है, और N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज़ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द कॉइल। तो जैसे ही H लगेगा ये टिनी मैग्नेट्स आपके H के डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। तो दैट्स मीन एक पोर्शन इसका आपका एक सरफेस N बन जाएगा, दूसरा सरफेस आपका S बन जाएगा। तो जब ये N और S बनना, दैट्स मीन जो ये रैंडम ओरिएंटेड थे, जो टेढ़े मेढ़े सब टिनी मैग्नेट्स थे इधर उधर बिखरे पड़े थे, ये उसके डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। जब ओरिएंटेशन होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि देयर आर फ्रिक्शनल अपोजिशंस बाय द नेबरिंग टिनी मैग्नेट्स। जो पड़ोस में उसका टिनी मैग्नेट्स है उसको विरोध करेगा कि पहले मैं, तो एक दूसरे में क्या होगा वहाँ पे कि देयर इज़ अ फ्रिक्शनल अपोजिशंस। आपको मेरी आवाज़ ऑडिबल है? बहुत देर से किसी का कोई कमेंट्स नहीं आया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा आवाज़ सबके लिए ऑडिबल है? प्रफुल्ल विश्वकर्मा, शिवम अस्थाना, सरफराज खान, आलोक सिंह, मेरी आवाज़ ऑडिबल है? तो आ रही है तो चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, सबको आवाज़ मिल रही है हमारी। तो देखो अब यहाँ पे जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा, दैट्स मीन जो टिनी मैग्नेट्स होंगे इनके ओरिएंटेशन से, इनके घूमने से, क्योंकि हमने एक फोर्स लगाया है, H लगाया है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया है, और इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स ने टिनी मैग्नेट्स को कहा है कि जिस डायरेक्शन में H लगा है उस डायरेक्शन में आप क्या हो जाओ, ओरिएंटेड हो जाओ, घूम जाओ, ठीक है। तो अब जब घुमाएगा तो पड़ोसी, क्योंकि देयर आर, आपको पता है किसी एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अवोगाद्रो, आगे वाला नंबर भूल जाओ, 10⁻22 इतने नंबर ऑफ आपके एटम्स हैं। तो सोचिए पता नहीं कितना हज़ार करोड़ मोल लिया जाता है, ठीक है। मीट्रिक टन में लगता है ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर में आयरन की पीस। सतीश यादव, पोलैरिटी आप जो कॉइल लपेटा गया है उसमें जो करंट का डायरेक्शन हो, जैसे अभी इसमें जो मैंने पिक्चर बनाया इसमें ऊपर से करंट जा रहा है, तो ऊपर आप चारों फिंगर्स को पकड़ लो, राइट हैंड का चारों फिंगर्स उधर रख लो। जो अंगूठा होगा वो आपका बताएगा दिस वन इज़ अ नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जो चारों फिंगर हैं ये आप रख लेना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो आपका ये चारों फिंगर हो गए, ये करंट के डायरेक्शन में हो गए। तो ये जो आपका थंब है ये बताएगा नॉर्थ पोल को, ठीक है। ये हैंड है आपका, राइट हैंड थंब से दिख गया सतीश यादव।
तो अब उस डायरेक्शन में जो भी रैंडम इधर उधर बिखरे पड़े थे सबको होना पड़ेगा सीधे। तो जब ये सीधे होंगे तो पड़ोसी से इनका कोलिजन्स होगा, उसी कोलिजन को बोला जाता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग लिख सकते हैं दिस वन इज द फ्रिक्शनल oppositions of टीनी मैग्नेट्स दस वन इज छोटे छोटे जो मैग्नेट्स हैं उनका जो फ्रिक्शनल विरोध होगा पड़ोसियों से, दिस वन इज कॉल्ड एज द हिस्टैरिसीस लॉस। और हिस्टैरिसीस लॉस कितना होता है इसके लिए हम लोग बीएस कर्व ड्रॉ करते हैं और उसका जो एरिया होता है वही बोला जाता है दिस वन इज द हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो hysteresis loss is given by the P hysteresis is given by the KH BM FVN। ठीक है, तो आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला था वो लिखा गया KH BM FVN। ठीक है, वेयर अब एक एक इसमें से वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। KH इज हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट। ये KH क्या है? KH इज हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट, एंड हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है उस पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर आपने यूज़ किया है कास्ट स्टील, इसका एक चार्ट रहता है, उस चार्ट से ही देखना पड़ता है आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, मैन्युफैक्चरर के पास रहता है। अगर आपने कास्ट स्टील यूज़ किया है तो KH इज़ गिवन बाय द 0.025, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एनालाइज किया गया है कि ये कंपनी है उसका ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका ये होगा। एंड दूसरा आपके पास आ सकता है कास्ट स्टील। कास्ट स्टील और सेकंड है आपके पास हो गया, अच्छा सिलिकॉन स्टील, पहला हो गया आपके सामने। दूसरा आपके पास आएगा सिलिकॉन स्टील भी यूज़ किया जाता है। तो सिलिकॉन स्टील के लिए द वैल्यू ऑफ द हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट 0.001। देखो लॉस घटता जा रहा, सिलिकॉन स्टील यूज़ किया आपने। देन आपका परम एलवाई कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आपका हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट इज गिवन बाय द 0.001। ठीक है, सिलिकॉन स्टील एंड CRGO का लगभग रेंज वही होता है। ठीक, नेक्स्ट BM था आपके पास। BM इज़ द मैक्स ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी है। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा N इज कांस्टेंट। ये ना आपका कांस्टेंट है और N का मान भी डिपेंडेंट होगा कि कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है। तो N का मान आपका 1.5 से लेके 2.5 के बीच में होगा और ये डिपेंड होगा कि कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है। ओके, कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है। आफ्टर दैट फॉर्मूले में F है, F इज़ आप ऑलरेडी जानते हो, दिस वन इज़ अ फ्रीक्वेंसी है। एंड आफ्टर दैट आपका V है, V इज़ आयतन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कितना आपने आयतन मटेरियल का यूज़ किया है वो है। तो अगेन हम लिख रहे हैं PH हिस्टैरिसीस लॉस इज गिवन बाय द KH BM स्क्वायर FVN। ठीक है, तो दिस वन इज़ अ फॉर्मूला ऑफ द हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है,
तो आपको दिखाई दे रहा होगा हिस्टैरिसीस लॉस बेसिकली आप देखो दिखाई दे रहा होगा कि ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंडेंट है, उसके साथ साथ कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा मटेरियल है, उस पर भी डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो अगर इसको भी आपको मिनिमाइज़ करना है तो आपको आयतन कम से कम यूज़ करना चाहिए, ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। बट रिमेंबर द पॉइंट, जो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपका 132, 220, 400 के ट्रांसफार्मर है तो ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 132 हो सकता है आपका, 132 केवी का ट्रांसफार्मर है तो उसका ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी 1.5 टेस्ला हो तो 400 का 1.7, 1.8 टेस्ला तक यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका रेटिंग बढ़ेगा वोल्टेज का वैसे वैसे ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, उसमें डाउट नहीं होना है। एंड इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसमें भी आपको डाउट नहीं है, 50 तो कांस्टेंट रह गया। तो देखो आयतन सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे, कोर टाइप, दो ट्रांसफार्मर आपके ऑन द बेसिस ऑफ द कोर कंस्ट्रक्शन। तो एक कोर टाइप का हो गया, दूसरा सेल टाइप का हो गया। कोर में मैग्नेटिक मटेरियल का आयतन कम होता है जबकि सेल में मैग्नेटिक मटेरियल का आयतन ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ यहाँ भी क्लियर हो गया कि सेल टाइप में कोर लॉसेस ज़्यादा होगी देन द कोर टाइप। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस आपके कोर में कम होगा जबकि सेल टाइप में ज़्यादा होगा। ओके, तो ये पहला था जिसका नाम था हिस्टैरिसीस लॉस। तो लॉसेस पता करना पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा, इसको हमने प्रीवियसली अभी डिफाइन किया है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है ना। सेकंड आता है आपके पास कोर लॉस जिसका नाम है एडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉसेस ये भी पता करना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर में ईडी करंट कितना होगा। ठीक है, ईडी करंट देखो आपको पता है कि फैराडेस लॉ से कहीं भी रिलेटिव स्पीड होगा तो वहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर उस कॉइल का या जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी सर्किट क्लोज है तो वहाँ पे आपका करंट भी फ्लो होगा। और उस आपको पता है करंट हमेशा मिनिमम पाथ से होकर जाना चाहेगा और मिनिमम पाथ आपका सर्कुलर से यूज़ करेगा। तो अगर इस सपोज करो ये कोर का सरफेस है और कोर के सरफेस आपका क्लोज पाथ ही होता है और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया, अगर यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट भी फ्लो होगा। अब देखो ये जो सर्कुलेटिंग करंट है इसका हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स मीन ये लॉस बोला जाएगा, इररिवर्सिबल है तो लॉस बोला जाएगा। तो इसको भी हमें कैलकुलेट करना है कि एडी करंट लॉसेस कितनी होंगी। ठीक है, और ये किस पे डिपेंडेंट होगा। क्लियर, एन इज़ द कॉन्स्टेंसी। दीपांजलि तिवारी आपने पूछा एन क्या है, एन इज़ द कॉन्स्टेंसी है और ये डिपेंडेंट होता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो। धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा आपने पूछा फ्लक्स डेंसिटी सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट करता है। हाँ करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज हो जाएगा और ईएमएफ चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो जाएगा। हमने पहले ही दिन बता दिया था आपको, जब ट्रांसफार्मर एक्शन या प्रिंसिपल बता रहा था कि जब फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है आपके वोल्टेज पे, लेकिन वोल्टेज ऑलरेडी डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे इन द ट्रांसफार्मर, तो ऑब्वियसली है फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो एडी करंट लॉस ये जो सरफेस पे मैग्नेटिक मटेरियल के फ्लो हो रहा है और ये इररिवर्सिबल है, इसका यूज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस वन इज़ गिवन बाय द पी एडी करंट इज़ गिवन बाय द के ई, दिस वन कॉन्स्टेंसी बी एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर आफ्टर द टी स्क्वायर एफ स्क्वायर into V, where K is constant, Bm is the again वही operating flux density, F इज़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी वही है, एंड
टी इज द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। तो आपने पढ़ा एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग सॉलिड स्टील या सॉलिड मैग्नेटिक मटेरियल ना यूज़ करके लैमिनेटेड यूज़ करते हैं। तो लैमिनेटेड का जितना पतला से पतला आपका थिकनेस होगा, अगर थिकनेस बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेंगी, और अगर उसका थिकनेस कम होगा तो उसका लॉसेस कम हो जाएगा। एंड वी इज़ द अगेन आयतन वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो एडी करंट हिस्टैरिसीस दोनों लॉस आयतन बढ़ने से बढ़ेगा। ठीक है, ओके। शिवम स्थाना आपने लिखा है HVDV का पावर ट्रांसफॉर्मर अलग होगा। HVDV, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द HVDV? इसका मतलब ये तो नहीं लिखना चाह रहा हो हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिखे हो डीवी। तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला ये आपके पास है। ठीक है, तो टोटल जो आपका मैग्नेटिक लॉस हो जाएगा, दिस वन इज गिवन बाय द P हिस्टैरिसीस प्लस P एडी करंट। ठीक है, दिस इज टोटल मैग्नेटिक लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। दो समटाइम्स कभी कभार पूछा जाता है, अभी यहीं पे हम लोग डिराइव करेंगे, कभी कभार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा लॉस किस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखो अभी उसको भी हम प्रूव करने चल रहे हैं। ठीक है, प्रफुल्ल विश्वकर्मा के ऑल्सो कॉन्स्टेंसी, और ये भी डिपेंड होगा कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल आपने यूज़ किया, सेम एज हिस्टैरिसीस में। क्लियर? ओके, तो ये भी हमें देखना है। उसके साथ साथ समटाइम्स कहीं कहीं हमने देखा है कि पूछा जाता है कि टोटल आयरन लॉसेस, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मर उठा के देखिएगा उसमें आयरन लॉस का वेट लिखा रहता है, कितना वेट ऑफ द CRGO यूज़ किया गया है। ठीक है, या सिलिकॉन स्टील यूज़ किया गया है, देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो वैल्यू आपको मिलेगी नहीं तब तक आप उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का लॉसेस नहीं बता पाओगे कि उसमें कितना लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास टोटल आयरन लॉसेस मिल गई हैं। अगर टोटल आयरन लॉसेस आपको मिल गया है तो पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस किस पे डिपेंडेंट होता है। दस में आपके पास दो ही वेरिएबल मिलेंगे, एक तो आपको वोल्टेज का वेरिएशन मिलेगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी का। तो पूछा जाता है एडी करंट किस पे डिपेंडेंट होगा, हिस्टैरिसीस लॉस किस पे डिपेंडेंट होगा, तो इसको भी हम लोग पहले यहीं फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आएगा कि डिपेंडेंसी ऑफ द लॉसेस। डिपेंडेंसी ऑफ कोर लॉसेस। आपके पावर सेक्टर में दो ही वेरिएशन आप कर सकते हो, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी का। ये वेरिएबल्स हैं, आप इनको वेरी कर सकते हो। देखना है कि कौन सा लॉस वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है, कौन सा लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है, कौन दोनों पे डिपेंडेंट होता है, इसको हमें फाइंड आउट करना। तो हिस्टैरिसीस लॉस आपने लिखा था अभी, इज गिवन बाय द KH BM। एंड समटाइम्स देखिएगा आपका BM जैसे हमने यहाँ पे लिया है, कहीं कहीं BM की पावर X लिखा हुआ मिलेगा, और X भी वही है कि डिपेंडेंट ऑन द कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और वही को हमने N ले लिया था इसके पहले। X इज वेरिड फ्रॉम 1.5 से देखिए आपने लिया है, दिस वन इज वेरिड फ्रॉम X इक्वल टू 1.5 टू 2.5। ठीक है, कि किस टाइप का आपने मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया है तो उस पर डिपेंडेंट होगा। एंड दिस वन नेक्स्ट F एंड दिस वन इज अ V। दिस वन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द हिस्टैरिसीस है। एंड ऐसे एडी करंट का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, KE BM की पावर 2 या स्क्वायर, एंड दिस वन F स्क्वायर T स्क्वायर V। ठीक है, नाउ BM देखो ध्यान से, BM को हम लोग लिख सकते हैं, B इज गिवन बाय द BM इज गिवन बाय द phi m मल्टीप्लाइड बाय द A,
एंड V बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 4.44 F/m इंटू N। ओके, तो देखो φm हम लिख सकते हैं φm इज इक्वल टू द 4 V अपॉन 4.44 एंड F इंटू N। तो ध्यान से देखो, हिस्टेरिसिस लॉस इज इक्वल टू द KH और BM, दैट्स मीन इज φm की पावर x इंटू AX एंड FV, एंड φm की वैल्यू हम लोग यहाँ रख दें KH φm दैट्स मीन V की पावर x अपॉन, ये याद करिएगा ये वोल्टेज है, या एक काम करते हैं यहाँ पे E सिंबल यूज़ कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो हमारे पास। तो यहाँ पे हम E सिंबल यूज़ करेंगे वोल्टेज का, जिससे कन्फ्यूज़न हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो ये E सिंबल यूज़ कर लिया हमने। तो E की पावर x, ओके, अपॉन 4.4 भी कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट ले लिया, एंड F की पावर x, और N भी कांस्टेंट है, उसको भी K में हमने इंक्लूड कर लिया। तो F की पावर x इंटू F, और ये भी आयतन भी कांस्टेंट है, उसको भी हमने K ले लिया। तो नेक्स्ट आपका जो हिस्टेरिसिस का होगा कैपिटल KH लिख दिया, न्यू कॉन्स्टेंसी है, और ये हो जाएगा E की पावर x एंड F1 माइनस x। तो देखो आज के बाद आपसे अगर कुछ पूछे कि हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस में कौन किस पे डिपेंडेंट होता है, तो पहला आप याद करिएगा कि हिस्टेरिसिस लॉस वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंडेंट होता है। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बोथ डिपेंडेंट, क्योंकि वोल्टेज का भी टर्म्स उसमें है एंड फ्रीक्वेंसी का भी टर्म्स उसमें है, तो ये दोनों पे डिपेंडेंट होगा। ओके, तो हिस्टेरिसिस लॉस, किसी भी ट्रांसफार्मर का हिस्टेरिसिस लॉस वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, हाँ, प्रफुल्ल विश्वकर्मा अगर x आप यूज़ कर रहे हो तो n की ज़रूरत नहीं होगी। वेरी गुड। तो जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करिएगा उसके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आप n यूज़ कर रहे हो तो x मत यूज़ करिएगा। नेक्स्ट सेकंड वाले में हम लोग आते हैं। सेकंड हमें डेरिवेशन लेना है कि ईडी करंट लॉस किस किन पैरामीटर पर डिपेंडेंट होता है। तो देखो ईडी करंट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, अगेन हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो P इज इक्वल टू द KE BM स्क्वायर, दैट्स मीन φm स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है, F स्क्वायर T स्क्वायर V। तो दिस वन अगेन रिटर्न एज KE φm स्क्वायर, दैट्स मीन इज E स्क्वायर, और सबको मैंने कांस्टेंट ले लिया, और ये A स्क्वायर हो गया आपके पास। ओके, और ये F स्क्वायर है, T स्क्वायर है, V है, सब कांस्टेंट है, हमने कोई चेंजेस नहीं किए। एक बार बन गया वो ट्रांसफॉर्मर बन गया है, केवल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी सोर्स का बदल रहा हूँ मैं टेस्टिंग करने के लिए। अपॉन F स्क्वायर होगा, F स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हो गया K, नेक्स्ट कॉन्स्टेंसी KE हमने ले लिया, ओनली इज द स्क्वायर। तो आज के बाद याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ईडी करंट लॉस एक बार ट्रांसफार्मर वो बन गया तो उस ट्रांसफार्मर का ईडी करंट लॉस ओनली डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। तो वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा तो उस ट्रांसफार्मर का ईडी करंट लॉस घटेगा बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी घटने बढ़ने से उसके ईडी करंट लॉस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट हिस्टेरिसिस लॉस पे दोनों का प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज चेंज होगा या फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो हिस्टेरिसिस लॉस चेंज होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आता है ईडी करंट का बहुत आता है, क्योंकि लड़के हमेशा रटे रहते हैं कि ईडी करंट लॉस ऑफ मशीन्स डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बोथ, लेकिन ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा ओनली डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज ईडी करंट। ओके, किसी कोई कन्फ्यूज़न है? किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चंस और आते हैं इसी लॉस पे। पूछा जाता है कि अगर आपके पास टोटल कोर लॉस है, जैसे हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर आएगा उसमें कोर का आयतन दिया है एंड नो लोड टेस्टिंग करके या ओपन सर्किट टेस्टिंग करके हम लोग पता करते हैं।
बट अगर किसी ने कह दिया नहीं, आप एक काम करिए कि आप कोर लॉस का दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करके बताइए कि उसमें कितना ईडी करंट होता है और कितना हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ईडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस फ्रॉम द टोटल कोर लॉस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पीएच एंड पी फ्रॉम कोर लॉस। जो आपका कोर लॉस है या आयरन लॉस है, उसमें से हमें अलग अलग इनको बताना है। क्लियर? तो समटाइम्स कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे इसको हम लोग निकालें। हाँ, एक यहाँ पे हमने फॉर्मूले का जो लिख दिया वो ओके सतीश कुमार एंड एग्ज़ाम विथ मी, आपने उसको सही कर लिया कि यहाँ पे सही बात है। जो हमने लिखा है वैल्यू इधर से इधर आ गई है, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा आपको। ठीक, कि फाई इज़ गिवन बाय द BM A, ठीक है, तो ये बटे A हो जाएगा। वेरी गुड, लेकिन वो कांस्टेंट ही है, हम लोग सीधे सीधे B को 5 लिख सकते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। फ्लो में वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, हम लोग फ्लो में चलते चलते वो भूल गए। तो ये सही हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। अर्पित कुमार राजन, सर इन ए ट्रांसफार्मर इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट बट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन व्हाट हैपेंस, एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। अर्पित कुमार राजन, आपने क्वेश्चन जो पूछा है, तो इसमें देखो अभी जो मैंने किया यहीं से क्लियर हो गया कि अगर आपने वोल्टेज कांस्टेंट रखा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, तो एडी करंट लॉस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। फ्रॉम द फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ कि 1 - x है और x का मान 1.5 से लेकर 2.5 तक है, तो f नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा, नीचे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो नॉमिनेटर का जो रेशियो होगा ये आपका कम हो जाएगा। तो एडी करंट लॉस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट हिस्टैरिसीस कम होगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट हमें सेपरेशन चाहिए कि कैसे हम सेपरेट करेंगे हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट को फ्रॉम द टोटल कोर लॉस। तो फॉर द सेपरेशन ऑफ द हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट के लिए सबसे पहला आपको एक वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहला काम यही होगा कि आप वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का एक सोर्स यूज करिएगा। ओके, शशांक कुशवाहा आपने पूछा एडी करंट लॉस मोर होता है या हिस्टैरिसीस लॉस मोर होता है, तो एडी करंट लॉस से ज़्यादा होती है दैन द हिस्टैरिसीस। ठीक, ओके। तो सेपरेशन के लिए सबसे पहला काम आपको वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स चाहिए। एंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग, जब हम इसका टेस्टिंग करेंगे, ड्यूरिंग द टेस्टिंग कि लॉसेस पता करना है, तो ड्यूरिंग द टेस्टिंग हमें क्या करना है कि ट्रांसफार्मर आपका ऑपरेट होगा
कांस्टेंट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पे by varying the voltage and frequency magnitude। तो एक आप वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सोर्स यूज़ करिएगा और जब टेस्ट करिएगा ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को वेरी करते रहिएगा, लेकिन इस तरह वेरी करिएगा, ठीक है, कि आपका जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो देखो आपके सामने है, दिस वन इज़ रिटन एज पी एच इज़ गिवन बाय द के एच, अभी आपने लिखा है बी एम की पावर एक्स एंड दिस वन एफ, और सब कांस्टेंट ही है, नहीं लिखते हैं उसको, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड पी ई आपने लिखा है के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर, और सब कांस्टेंट है। एक बार ट्रांसफार्मर बन गया तो वो कांस्टेंट है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत बताइएगा, वो क्लियर किया जाएगा आपका कन्फ्यूज़न। अब देखो आपने कहा कि जो वोल्टेज है दिस वन इज रिटन एज 4.44 एफ फाई एम इंटू एन। तो अगर वी अपान एफ का रेशियो कांस्टेंट है तो फाई एम भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और फाई एम कांस्टेंट है तो बी एम भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो इस तरह से आप ऑपरेट करिएगा कि इसका वी अपान एफ का रेशियो कांस्टेंट हो। दैट्स मीन अगर आप पहली बार टेस्टिंग की हो कि 200 वोल्ट अपान 50 हर्ट्ज़ पे, तो इसका रेशियो 200 वोल्ट अपान 50 हर्ट्ज़, दैट्स मीन इसका रेशियो कितना आया, 4 आया। तो दूसरी बार जब आप टेस्टिंग करिएगा तो अगर आपने वोल्टेज 400 कर दिया है, वोल्टेज अगर आपने 400 कर दिया है तो आप फ्रिक्वेंसी भी 100 कर लीजिएगा, जिससे कि इसका रेशियो कांस्टेंट रहे, ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आप सेपरेशन नहीं कर पाओगे। तो रिमेंबर द क्लू कि आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि अगर आपको सेपरेशन करना है, दोनों विभाजित करना है, तो आपको उनका रेशियो वी अपान एफ का रेशियो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, अब आपका बी एम कांस्टेंट हो गया, तो दिस वन इज अ पी एच अपान एफ कैन बी रिटन एज के एच बी एम की पावर एक्स एंड पी ई कैन बी रिटन एज के ई बी एम स्क्वायर इंटू एफ। तो दोनों फॉर्मूले में ध्यान से देखना, जो आपका हिस्टैरिसीस है, अब इसको हम लोग न्यू कांस्टेंट ले लेंगे, के वन कांस्टेंट हो गया, पी एच अपान एफ कांस्टेंट हो गया, ऐसे ही पी ई अपान एफ ये भी आपका K2 इंटू एफ हो गया, क्योंकि के ई कांस्टेंट था, बी एम स्क्वायर कांस्टेंट था, तो देयरफॉर ये K2 हमने लिख दिया और इसको हमने लिख दिया पी ई अपान एफ इज़ इक्वल टू द K2 इंटू एफ। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत पूछिएगा और मैं इसका सलूशन तुरंत दे दूंगा, ठीक है। किसी को कन्फ्यूज़न है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। नाउ टोटल कोर लॉस, आप तो टेस्टिंग करोगे, टोटल कोर लॉस मिलेगा, पी सी इज़ गिवन बाई द पी एच प्लस पी ई था, ओके। नाउ अब फ्रीक्वेंसी का भाग दे दो, दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए, तो देखो ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, तो ये लिखा जाएगा पी सी अपान एफ इज़ गिवन बाय द, आपका आ गया पी हिस्टैरिसीस अपान एफ प्लस पी ई डी करंट अपान एफ, और पी हिस्टैरिसीस अपान एफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K1 एंड पी ई अपान एफ का मान हो जाएगा K2F, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक ग्राफ प्लाट करें किसके किसके बीच में, टोटल कोर लॉस एंड आपका 10 में कोर लॉस एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो एक आपका दिस वन इज अ सरल रेखा का इक्वेशन होगा, ठीक है।
और जो कॉन्स्टेंसी होगा वो K1 हो जाएगा और ये K2 इंटू एफ हो जाएगा। तो देखो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको पता है ये 3 टेस्टिंग आप कर लोगे, 2-3 टेस्टिंग आप कर लोगे तो आपको 2-3 वेरिएबल मिल जाएगा। और जब 2-3 वेरिएबल मिल जाएगा दैट्स मीन आपको पता है मैथमेटिक्स पढ़ा होगा कि अगर आपको एक मिल जाए y1 इज इक्वल टू एम x1 प्लस c1 ऐसे, और दूसरा मिल जाए, ये तो कांस्टेंट है, c हमेशा कांस्टेंट है, और y2 बराबर एम x2 प्लस सी मिल जाए। अगर दो आपको इक्वेशन मिल जाए तो आप आराम से इसमें निकाल सकते हो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। 2 इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल को जानने के लिए, ठीक है। तो दोनों अगर आपको मिल गए फिर आप यहाँ ईजिली एनालाइज कर सकते हो कि जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बना हुआ है वो हिस्टैरिसीस है और जो वेरिएबल है वो आपका कौन है, जिसमें एडी करंट है। तो इसके लिए जब तक एक न्यूमेरिकल आप नहीं करोगे तब तक ये फंडा भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं और न्यूमेरिकल करके आप सेपरेशन जो करना है वो ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग करना शुरू करें। किसी को कोई डाउट है? अतुल इलेक्ट्रिकल आपने पूछा है सर यहाँ सेपरेशन का मतलब नहीं, सेपरेशन मतलब विभाजित करना, कि आप जो कोर लॉसेस जो है पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आपसे किसी ने कहा कि नहीं आप एडी करंट अलग बताओ और हिस्टैरिसीस अलग बताओ। तो वही सेपरेशन किया जा रहा है कि सेपरेशन कैसे किया जाएगा। तो सेपरेशन करने के लिए सबसे पहला आपको ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का एक सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो ट्रांसफार्मर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट उसकी टेस्टिंग करेंगे। जैसे ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, नो लोड पे आप कोर लॉस पता करते हो, अभी इसको टेस्टिंग में आएगा। ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, लेकिन जो यहाँ आप सोर्स लगाओगे ये सोर्स आप वी एफ का लगाओगे, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ का जो लॉस होगा वो कोर लॉस बताएगा, ठीक है। लेकिन वी एफ जब आप सोर्स यूज़ करोगे तो इसका V अपान एफ का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, जिससे कि उसकी ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो। जितना V अपान एफ का रेशियो बढ़ेगा उतनी ही ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। तो आत्मनिर्भर शिवम अस्थाना, V अपान एफ का रेशियो बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी तो आपका लॉसेस भी बढ़ेगा, ओके। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, और न्यूमेरिकल जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे हम सेपरेट करेंगे कि उसमें कितना आपका एडी करंट है और कितना आपका वहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस है, ठीक है। और जब ये समझ में आ जाएगा तो ईजिली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो देखिएगा न्यूमेरिकल हम लोग लिख रहे हैं, यही चीज़ यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है, when a transformer is connected to a 1000 volt 50 hertz supply, the core loss is 1000 watt, of which 1000 वाट का टोटल कोर लॉस हुआ, ऑफ विच 650 वाट is hysteresis and 350 watt is ED current. ओके अब कहा जा रहा है इफ अप्लाइड वोल्टेज is raised to
बढ़ा दिया जाए, 2000 वोल्ट and 100 hertz frequency. Find the न्यू कोर लॉसेस। दो कितना अच्छा न्यूमेरिकल है कि जब 1000 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी गई तो टोटल कोर लॉस 1000 था, जिसमें से 650 वाट आपका हिस्टीरिसिस था। अच्छा, तो ये भी 100 है, सॉरी 100 है, तो ये भी देखो 20 है। इसका मतलब ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, जबकि बताया नहीं गया, जानबूझ के नहीं बता रहे हैं कि लड़के कन्फ्यूज रहें। ठीक है, तो देखो क्लियर हो गया। कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत पूछिएगा। तो पी सी टोटल कोर लॉस अपान एफ इज़ गिवन बाय द K1 प्लस K2 एफ है। ये कांस्टेंट अगर K1 K2 मिल जाए तो आपका सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो पी सी बराबर इसमें दिया गया 1000 बटे 50 हर्ट्ज इज़ गिवन बाय द K1 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय द K2। पहला आ गया, पहला कंडीशन हमने रख दिया। दूसरा कंडीशन में पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कितना होगा ना, लेकिन आपको दे दिया गया है कि K1 एफ बराबर आपको दिया गया है 650 दिया गया है, एंड पी सी बराबर दिया गया है P हिस्टेरिसिस प्लस P ईडी करंट। तो देखो P हिस्टेरिसिस दैट मीन्स द K1 एफ और P ईडी करंट इज गिवन बाय द K2 एफ स्क्वायर। तो K1 एफ आपका दिया गया है 650 एंड K2 एफ भी दिया गया है, K2 एफ स्क्वायर भी दिया गया है, दिस वन इज़ 350। तो आप क्या करिए, यहाँ से K1 और K2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। तो K1 आपका आ जाएगा, K1 इज़ गिवन बाय द 650 अपान 50 हर्ट्ज, पहला कंडीशन है ये। तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई आपने दिया, तो दिस वन 13, ओके। एंड K2 आपका आ जाएगा 350 अपान 50 मल्टीप्लाइड बाय द 50, 10 वन इज द हो जाएगा ये 7 अपान 50, ओके। तो आराम से आ गया कि 1000 हर्ट्ज पे कितना आपका कोर लॉस होगा। तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पी सी अपान, या सीधे सीधे लिख देते हैं पी सी, एफ का इधर गुणा कर देते हैं, हो जाएगा K1 एफ, वही फॉर्मूला प्लस K2 एफ स्क्वायर। तो K1 है आपके पास 13 एंड एफ अब का हो गया 100 प्लस K2 आपके पास है 7/50 और फ्रिक्वेंसी आपका 100 है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय द 100, ओके। तो आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा 1300 और ये हो जाएगा 1400। तो दैट्स मीन आपका आंसर आ गया 2700 वाट। तो देखो आराम से आंसर आ गया कि कितना आपका टोटल लॉस हो गया। उसके अलावा सेपरेट भी लॉसेस मिलना शुरू हो गई, सेपरेट लॉसेस भी मिल गई कि आपका हिस्टेरिसिस लॉस कितना होगा एंड एडी करंट लॉस कितना होगा। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो अपने डाउट क्लियर कर ले। एक न्यूमेरिकल और कराएंगे बहुत जल्दी से, और फिर ये आपका लॉस, कोर लॉस फिनिश हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट एक सेकंड न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नोट करिएगा फिर से। ये ट्रांसफॉर्मर कोर लॉस is found watt on 40 hertz supply and 90 watt on 60 hertz सप्लाई, ठीक है। तो देखो एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कोर लॉस 50 वाट मिला जब 40 हर्ट्ज की हमने फ्रीक्वेंसी दी है, लेकिन अब 90 वाट मिल रहा जब हमने 60 वाट की सप्लाई दी है, ठीक है। कंप्यूट
द एडी करंट, देखो यहाँ पे अलग अलग नहीं दिया गया, तो यहाँ पे पूछेगा कंप्यूट एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस एट 50 हर्ट्ज। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी बदल के पूछ रहा कि 50 हर्ट्ज में बताइए, जबकि 40 हर्ट्ज पे टेस्टिंग करके लॉस बताया इन्होंने टोटल कोर लॉस, एंड 60 हर्ट्ज पे टेस्टिंग करके इन्होंने बताया 90 वाट है टोटल कोर लॉस। लेकिन अब देखो इनका 50 हर्ट्ज पे एडी करंट पूछ रहे हैं और 50 हर्ट्ज पे हिस्टेरिसिस पूछ रहे हैं, तो फिर वही काम करना पड़ेगा, वही टेस्टिंग करना पड़ेगा और फॉर्मूला वही यूज़ करना पड़ेगा कि आपने पढ़ा है टोटल कोर लॉस इज़ गिवन बाय द, और यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है। ओके, तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है बोला जा रहा, तो पी कोर लॉस इज गिवन बाय द K1 F प्लस K2 F स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो पहला कंडीशन इसमें पुट करिए, 50 वाट इज गिवन बाय द K1 40 प्लस K2 40 का स्क्वायर, या आप 40 का 40 का भाग दे के लिखो, वो सिंपल थोड़ा सा लगेगा, नहीं तो ये स्क्वायर करने में आपको गुणा भाग करने में दिक्कत होगी। ठीक है, सिंपल सा यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो पी कोर अपॉन फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय द K1 प्लस K2F। अब इसी को यूज़ कर लेते हैं, सिंपल है ये। तो सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हो गया 50/40 इज़ गिवन बाय द K1 प्लस K2 इंटू 40, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा हो जाएगा 90/60, 90 वाट हो रहा, 60 हर्ट्ज सप्लाई है, K1 प्लस K2 इंटू 60। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, तो इनका सोल्यूशन जो आएगा, सोल्यूशंस ऑफ K1 एंड K2 निकालना, तो निकालोगे तो आएगा K1 इज़ इक्वल टू द 0.9, एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, एंड K2 बराबर आ जाएगा 0.01 ना। तो अब देखो पूछा जा रहा है कि कोर लॉस बताइए 50 हर्ट्ज पे, और सेपरेट बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हिस्टेरिसिस लॉस को, उसके बाद निकाल लेते हैं एडी करंट लॉस को। तो हिस्टेरिसिस लॉस इज गिवन बाय द K1 इंटू एफ, और K1 आपके पास हो गया 0.9 और 50 हर्ट्ज पूछा, मल्टीप्लाइड बाय द 50, तो हो गया ये 45 वाट। एंड एडी करंट आपका कितना होगा ये भी पूछा जा रहा, तो एडी करंट लॉस इज गिवन बाय द K2 F स्क्वायर। तो K2 आपके पास है 0.01 एंड 50 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 25। 10 में एडी करंट भी सेपरेट निकल आया, हिस्टेरिसिस भी आ गया। अगर इसमें मेरे को पूछा नहीं गया, कोई पूछता कि टोटल कोर लॉस भी कितना होगा, तो पी एडी प्लस पी हिस्टेरिसिस निकाल के 10 में 45 प्लस 25 10 में 70 वाट। ओके, तो ये थे मेथड्स, कैसे आप सेपरेशन करोगे और कैसे आप फाइंड आउट करोगे अगर दो वेरिएबल्स आपको दिए गए। ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग इसको फिनिश करते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं देना है, तो शायद मज़ा आ गया होगा, आपने बहुत अच्छे से निकाल लिया है कोर लॉसेस। देन दूसरा आपके पास था इलेक्ट्रिकल लॉसेस, एक सेकंड और टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिकल लॉसेस दैट्स मीन इज अ कॉपर लॉसेस, और कॉपर लॉसेस भी आ जाएगा क्योंकि आपने जो बाइंडिंग के लॉस हैं उसको आपने प्राइमरी साइड रेफर कर लिया था, तो या तो IN स्क्वायर R01 लिखिएगा, एंड I1 इज़ द रेटेड प्राइमरी करंट। ठीक है, तो रेटेड प्राइमरी करंट में टोटल आपका कॉपर लॉस निकल के आ जाएगा, या आप यूज़ करोगे I2 स्क्वायर R02। अब टोटल रेजिस्टेंस रेफर एट द सेकेंडरी साइड है, एंड I2 इज़ द रेटेड सेकेंडरी करंट। ओके, सेकेंडरी करंट, एंड R01 टोटल रेजिस्टेंस रेफर टूवर्ड्स द प्राइमरी साइड, एंड R02 टोटल रेजिस्टेंस रेफर
टूवर्ड्स द सेकेंडरी साइड। दोनों में से कोई एक आप यूज़ करोगे, इससे टोटल आपका मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल लॉसेस। ठीक है, तो टोटल लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर कैलकुलेट हो गया, एंड दिस वन इज गिवन बाय द कोर लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। ठीक है, थोड़े बहुत छोटे मोटे और लॉस भी होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, जैसे स्ट्रे लोड लॉस है, डाइलेक्ट्रिक लॉस है, इन सबको इग्नोर करते हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इज़ टू मच स्मॉल, तो देयरफॉर इनको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू मैक्स होती है और जो एक्चुअल में यूटिलाइज़ किया जा रहा है उसमें जो लॉस हो रहा है तो उसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन देखो फिर आपको ये लॉसेस फाइंड आउट करना है, तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन लॉस को कैलकुलेट करना है तो हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब आएगा कि लॉस पता चल गया, एफिशिएंसी पता कर लें। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अभी से आप लोग अपने दिमाग में रख लिएगा, एफिशिएंसी पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है टेस्टिंग, एंड आफ्टर दैट हम एफिशिएंसी पढ़ लिए, टेस्टिंग पढ़ लिए, देन हम पढ़ लेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, देन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर टोटली फिनिश हो जाएगा। ओके, ठीक, तो कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन कि आप अच्छे से बैठे रह गए। तो नेक्स्ट टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया, तो कल उसी टॉपिक पे बात करेंगे, या शेड्यूल जो होगा आपको बताया जाएगा, उसी पे बात करेंगे।